Good morning, students. Good morning, a very good morning. Sonia, Rupesh, Savita, Swatipal. Very good morning to all of you. हम वेट करते हैं जब तक स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, आप लोग तब तक मुझे रिव्यू बताइए क्या ऑडिबल हो या नहीं। ठीक है, वीडियोस में या साउंड में या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो अभी बता दीजिए। लेक्चर्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। चलिए, जब तक बच्चे हमारे साथ ऐड हो रहे हैं तब तक हम कल का कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पिछले टॉपिक्स रिवाइज कर लेते हैं। और सारे जब तक आधे लोग तो अभी नींद से उठे ही नहीं है। ठीक है, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स रिवाइज प्रीवियस लेक्चर्स। होपफुली तब तक बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, कि सपने देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करने के, वो उठ जाए। अभी तक उठे ही नहीं है। ठीक है, मुझे उठा के अपना खुद उठे नहीं है। सो विल स्टार्ट विद आवर सम रिवीजन टॉपिक्स। ठीक है, तो आपसे पूछना चाहूंगा, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, आज की जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर हम स्टार्ट बाद में करेंगे। जब तक ऑडियंस ऐड नहीं होते तब तक हम रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब बताया था मैंने? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 to 30, 24 to 30 अप्रैल, 24 टू 30 ऑफ अप्रैल। ठीक है, आज क्लास मैं शॉर्ट ही रखने वाला हूँ। काफी लंबी हमारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते हम कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। सो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, एंटी मलेरियल मंथ, एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल मंथ, एंटी मलेरियल मंथ, एंटी मलेरियल मंथ जून। ओके, सही है, एंटी मलेरियल मंथ जून। ठीक है, नेक्स्ट और पूछूं? आप मुझे बता सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ब्रेस्ट फीडिंग वीक बताइए। ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ब्रेस्ट फीडिंग वीक बताइए। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। टेंसिलॉन टेस्ट, टेंसिलॉन टेस्ट किसके लिए कर रहे थे हम? टेंसिलॉन टेस्ट, टेस्टिलॉन टेस्ट, टेंसिलॉन टेस्ट किसके लिए करते हैं? विडाल बताइए, विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? मैं रिस्पॉन्सेस देख लेता हूँ। पूजा सही आंसर है। और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त प्रकृति, 1 to 7 अगस्त साहिल सरकार, ओके सुमन। सो सारे बच्चों के जो रिस्पॉन्सेज है बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। ठीक है, टाइफॉइड बिल्कुल सही है। चलिए, मैंने आपको ड्रग ऑफ चॉइस बताई थी एनाफाइलेटिक शॉक की, एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस, एनाफाइलेटिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनालिन। ओके, एनाफाइलेटिक की ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, एनाफाइलेटिक की ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनालिन। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है? सो विद इन 5 मिनट्स हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक वेट करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। फेलो टेस्ट किसके लिए करते थे? स्वेट क्लोराइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
डाउन सिंड्रोम में मैंने क्या बताया था? डाउन सिंड्रोम में लो सेट एयर लो सेट एयर लो सेट एयर देखने को मिलती थी, सिंगल पामर क्रीज देखने को मिलती थी, सैंडल गैप देखने को मिलता था। ओके, सो सिंगल पामर क्रीज देखने को मिलती थी, सैंडल गैप देखने को मिलता था। ठीक है, मेनिंजाइटिस, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, साइन कौन सा था? हुमान साइन, हुमान साइन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, हुमान साइन। बेनेडिक्ट टेस्ट पूछ सकता है वो आपसे। बेनेडिक्ट टेस्ट किस लिए कर रहे थे? बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट ग्लूकोज इन यूरिन, ओके, शुगर इन यूरिन, बिल्कुल सही है। प्रकृति, सुमन, तो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड हो गए हैं, ठीक है। साइन बता रहा हूँ मैं, डीवीटी का साइन बता रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। चलिए, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? आप लोगों की फरमाइश में, अभी तो मेरी नींद नहीं खुली है, सुबह मॉर्निंग एनर्जेटिक होनी चाहिए, ठीक है, मॉर्निंग एनर्जेटिक होनी चाहिए। और खासकर मॉर्निंग के टाइम पे क्या है, हर सुबह उठ के आप लोग अपना जो ड्रीम है उसे चेस करोगे, ठीक है। ड्रीम क्या है? आप भी एम्स दिल्ली के आगे खड़े हो, एम्स दिल्ली के गेट पे खड़े हो, या फिर एम्स ऋषिकेश के गेट पे खड़े हो गंगा किनारे विद योर पेरेंट्स। आप, आपके पेरेंट्स आपके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हुए हैं, और आप और अपने पेरेंट्स के साथ आप क्या कर रहे हो? एम्स ऋषिकेश के गेट, जहां पर एम्स ऋषिकेश लिखा हुआ है, वहां पर आप अपने पेरेंट्स के साथ खड़े हो और फोटो क्लिक करवा रहे हो। तो ये सारी ड्रीम्स, या फिर जॉब के बाद आप अपने पापा मम्मी को क्या कर रहे हो? कार गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। सो मैंने हमेशा बताया मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन की जो बकेट होती है, मोटिवेशन की जो बकेट होती है वो हमेशा क्या होती है? खाली होती रहती है। मोटिवेशन की जो बकेट होती है वो खाली होती रहती है हमेशा, ठीक है। मोटिवेशन की जो बकेट होती है वो हमेशा खाली होती रहती है, इसे समय के साथ भरते रहिए करिए। इसीलिए आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा जो मोटिवेशनल कोट्स होते हैं वो पढ़ा करिए, ठीक है। सी, जैसे चलिए शायरी में बीच में बोलूंगा, अगर मुझे थोड़ी बहुत कुछ आई तो। स्टार्ट करें लेक्चर। आज पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस देख लेते हैं, ओके। विल स्टार्ट आवर लेक्चर, ठीक है। चलिए, सो हम इंपॉर्टेंट पोजीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पोजीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पोजीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोजीशंस है और उनसे क्या पूछ सकता है। सो पहला बहुत इंपॉर्टेंट, जितने स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं, अपने क्लास का जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता ही है कि मेरा एक एक पॉइंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। कोई सी भी फालतू बात में लेक्चर में अपने करता हूँ नहीं जनरली, ठीक है। सो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में क्या बता रहा हूँ? प्रोलैप्स्ड कॉर्ड। ये क्वेश्चन आएगा, प्रोलैप्स्ड कॉर्ड, प्रोलैप्स्ड कॉर्ड, प्रोलैप्स्ड कॉर्ड, प्रोलैप्स्ड कॉर्ड में बताइए, प्रोलैप्स्ड कॉर्ड में कौन सी पोजीशन देते हैं? ओबीजी से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोलैप्स्ड कॉर्ड में कौन सी पोजीशन देते हैं? नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोलैप्स्ड कॉर्ड में कौन सी पोजीशन देंगे? नी चेस्ट पोजीशन। पहला पॉइंट आज का बहुत 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 टेंडलबर्ग भी देते हैं, नी चेस्ट पोजीशन देते हैं, ठीक है। नी चेस्ट, आप इमेज देखिएगा, ठीक है। आप मेरी क्लास के बाद जब आप नेट यूज करेंगे तो गूगल में डालिएगा प्रोलैप्स्ड कॉर्ड में कौन सी पोजीशन देते हैं, तो आपको देखिएगा
कि एक वोमेन जिसको प्रोलैप्स कॉर्ड है उसे नी चेस्ट पोजीशन दी हुई है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। थ्योरी से ज्यादा इमेज आपको याद रहती है, इसलिए नी चेस्ट पोजीशन देते हैं प्रोलैप्स कॉर्ड में। पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। आज की सुबह का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा प्रोलैप्स कॉर्ड ओबीजी से। ओबीजी से और मैंने क्या बताया था, प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म लेबर का क्या बताया था, ड्रग ऑफ चॉइस निफिडिपिन। प्रीटर्म लेबर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या बताई थी, निफिडिपिन। और पोस्टमार्टम हेमरेज का कार्बोप्रोस्ट। सो पहला क्वेश्चन बन चुका है प्रोलैप्स कॉर्ड। पहला क्वेश्चन आ चुका है आज की मॉर्निंग का। प्रोलैप्स कॉर्ड का जो हमने पोजीशन बताई वो कौन सी बताई, नी चेस्ट पोजीशन। ओके, सो प्रोलैप्स कॉर्ड नी चेस्ट पोजीशन। सेकंड वन, क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप का बच्चा है, क्लेफ्ट लिप का बच्चा है, कौन सी पोजीशन देंगे, क्लेफ्ट लिप का बच्चा है, कौन सी पोजीशन देंगे, क्लेफ्ट लिप का बच्चा है, बताइए, क्लेफ्ट लिप का बच्चा है। वाह, सो किरण जी प्रो नहीं देंगे आप। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट बार बार पूछेगा, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, इन दोनों में कंफ्यूजन मत रखो। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट में आप प्रोन पोजीशन दोगे, क्लेफ्ट कौन से में, क्लेफ्ट पैलेट में। क्लेफ्ट पैलेट में आप प्रोन पोजीशन दोगे। क्लेफ्ट लिप में आप कौन सी पोजीशन दोगे, सुपाइन। क्लेफ्ट लिप में कौन सी पोजीशन दोगे, सुपाइन। ओके, सो क्लेफ्ट, पहला क्वेश्चन प्रोलैप्स कॉर्ड में कौन सा देंगे, नी चेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, ये इस बार पूछा जाएगा। जैसे मैंने बताया था मैग्नीशियम सल्फेट का पूछा जा सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या था, कैल्शियम ग्लूकोनेट। उसी तरीके से प्रोलैप्स कॉर्ड का पूछेगा इस बार, पोजीशन क्या होता है, नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, मैंने बताया क्लेफ्ट लिप का अगर बच्चा है, क्लेफ्ट लिप का बच्चा है तो उसमें सुपाइन पोजीशन देते हैं। और अगर क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट पैलेट है तो क्लेफ्ट पैलेट में प्रोन पोजीशन देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अनीमा, अनीमा के लिए कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, ये वही कई बार पूछा जा सकता है। अनीमा के लिए कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, अनीमा के लिए रिस्पॉन्स दीजिए, सिम्स पोजीशन, बिल्कुल सही, सिम्स पोजीशन, सिम्स पोजीशन। ठीक है, धीरे धीरे हम अपना गियर चेंज करेंगे। पहला क्वेश्चन प्रोलैप्स कॉर्ड, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, एनीमा। फिफ्थ क्वेश्चन जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं देख लीजिए, लेक्चर यहां से स्टार्ट हुआ है। प्रोलैप्स कॉर्ड नी चेस्ट पोजीशन देंगे हमेशा लेडी को, क्लेफ्ट लिप में सुपाइन, क्लेफ्ट पैलेट में प्रोन और एनीमा में सिम्स पोजीशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है जो पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा वो है लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी का पूछा जाएगा। लीवर बायोप्सी में बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी एनीमा में हम सिम्स पोजीशन देंगे, सबको पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। लीवर बायोप्सी में कौन सी पोजीशन देंगे। और मैंने एक और चीज क्या बताई थी लीवर बायोप्सी के बारे में, अगर याद हो तो, कभी भी एग्जाम में पूछे लीवर बायोप्सी से पहले पेशेंट का क्या चेक करेंगे, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, पीटीआईएनआर। ये मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, पीटीआईएनआर चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि लीवर क्या होता है, हाईली वस्कुलर होता है, हाईली वस्कुलर ऑर्गन होता है, बहुत ज्यादा वस्कुलैरिटी होती है लीवर में, जिसकी वजह से हेमरेज का रिस्क क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर बायोप्सी करी जाएगी लीवर पे, अगर लीवर की बायोप्सी करी जाएगी तो उसके बाद हेमरेज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए अगर मैं टॉपिक से दूर जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को बता देता हूं कि अगर लीवर बायोप्सी से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि लीवर बायोप्सी करने से पहले क्या करेंगे, हमेशा ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम और पीटीआईएनआर चेक करेंगे। लीवर बायोप्सी में किस चीज का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, लीवर बायोप्सी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, लीवर बायोप्सी के बाद क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। वाओ, मिट गया ये तो, ठीक है, हेमरेज। लीवर बायोप्सी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, हेमरेज हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, हाईली वस्कुलर होता है, दैट्स व्हाई। अब तीसरा पॉइंट जो इससे पूछेगा लीवर बायोप्सी से, वो पूछेगा लीवर बायोप्सी के बाद कौन सी पोजीशन दी जाती है, लीवर बायोप्सी के बाद कौन सी पोजीशन दी जाती है। आप लोगों को भी इन्वॉल्व करता हूं, बताइए लीवर बायोप्सी के बाद कौन सी पोजीशन देंगे, राइट,
बताइए, सही बता रहे हो? राइट लेटरल अंजू। राइट साइड लाइन, राइट साइड लाइन पोजीशन विथ पिलो अंडर, विथ पिलो अंडर पंचर साइड, विथ पिलो अंडर पंचर साइड, विथ पिलो अंडर पंचर साइड, राइट साइड लाइन पोजीशन विथ पिलो अंडर पंचर साइड, ठीक है। राइट साइड लाइन, राइट साइड लाइन पोजीशन विथ पिलो अंडर पंचर साइड, अंडरस्टूड। सो लिवर बायोप्सी से ब्लीडिंग टाइम हाईली वास्कुलर होता है तो हेमरेज का रिस्क होता है और ब्लीडिंग का रिस्क होता है, और पोजीशन कौन सी दोगे? राइट साइड लाइन विद पिलो अंडर पंचर साइड। नेक्स्ट इज, अगर वो लिवर बायोप्सी की जगह लिख दे, ये तो लिवर बायोप्सी ही है, अगर वो लिवर बायोप्सी की जगह लिख दे किडनी बायोप्सी, किडनी बायोप्सी तो लिवर बायोप्सी, तो किडनी बायोप्सी में आप कौन सा चेक कर रहे हो? ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, पीटीआईएनआर, आप किडनी बायोप्सी में भी चेक करेंगे, ठीक है। याद रखना, ये वहां से भी पूछ सकता है कि किडनी बायोप्सी कर रहे हैं तो उससे पहले क्या चेक करेंगे। किडनी भी क्या होती है? हाईली वस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। थर्ड पॉइंट हमने इसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना था? हमने पढ़ना था पोजीशन। तो हमने देख ली है कि लीवर बायोप्सी में कौन सी पोजीशन दी जाती है, लीवर बायोप्सी में कौन सी पोजीशन दी जाती है। जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं हमारे साथ लेक्चर में, उनको एक बार मैं बस रिवाइज करवा दूं। प्रोलैप्स कॉर्ड की पोजीशन पढ़ी हमने, नी चेस्ट पोजीशन, क्लेफ्ट लिप लिखा होगा, अगर क्लेफ्ट लिप होगा तो सुपाइन पोजीशन देखते हैं। आप देखोगे क्लेफ्ट लिप हो रहा है बच्चे में, क्लेफ्ट लिप अगर देखने को मिल रहा है तो उसे प्रोन पोजीशन नहीं दे सकते आप, ठीक है। वो रब करेगा हार्ड सरफेस की तरफ, आपको क्या रखना है? बच्चे को सुपाइन रखना है। लेकिन अगर बच्चे में क्लेफ्ट पैलेट है तो आपको प्रोन पोजीशन देनी होती है, ताकि क्या हो? ड्रूल आउट हो, जो भी एस्पिरेशन के चांसेस ना हो, ड्रूल आउट होता है, ठीक है, सीक्रेशंस, इसीलिए प्रोन पोजीशन देते हैं, ठीक है। सो क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप का एक बार पूछा जा सकता है इस बार, और प्रोलैप्स कॉर्ड का भी। एनीमा का तो इतना कॉमन है कि वो पूछेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, लिवर बायोप्सी में हमने पोजीशन दे दी राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड लाइन विद पिलो अंडर पंचर साइड, ठीक है। नेक्स्ट एयर एम्बोलिज्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं रेड पेन से लिखता हूं, एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म बहुत जगह पूछा गया है, चाहे आप टारगेट हाई सॉल्व करोगे, चाहे आप पीआर यादव सॉल्व करोगे, चाहे आप मॉस भी सॉल्व करो, हर एक बुक में एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर किसी पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो रही है तो कौन सी पोजीशन देंगे? एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म बताइए। एयर एम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एयर एम्बोलिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर एम्बोलिज्म में कौन सी पोजीशन देते हैं? लेफ्ट साइड ट्रेंडलबर्ग, लेफ्ट साइड ट्रेंडलबर्ग, ट्रेंडलबर्ग, लेफ्ट साइड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन से अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनमें पोजीशन मायने रखती है। एक तो एयर एम्बोलिज्म में ये क्या करता है? एयर को ट्रैप करता है, लेफ्ट साइड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ठीक है, ये याद रखना, लेफ्ट साइड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ठीक है। लिवर बायोप्सी का हमने देख लिया। आज क्लास हम जल्दी जल्दी लेंगे, ज्यादा रिवाइज नहीं करेंगे ताकि टाइम पे खत्म हो जाए क्लास, ठीक है। हाँ, ट्रैप करने के लिए बिल्कुल सही, मेडिकल नॉलेज बिल्कुल सही है। एयर को हम ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, सी वो सारी चीजें हम लेक्चर में बताते हैं। अभी मैं जल्दी जल्दी पोजीशंस रिवाइज कर रहा हूं, तो प्रोन क्यों देंगे, वो क्यों देंगे, ये सारी चीजें से बेटर है आपको ध्यान रहना चाहिए कि एयर एम्बोलिज्म में कौन सी पोजीशन देते हैं, क्लेफ्ट लिप में कौन सी देते हैं, क्लेफ्ट पैलेट में कौन सी देते हैं। तभी हम 2 घंटे में, 1 घंटे में अपने कम से कम एटलीस्ट 200 to 300 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर पाएंगे, ओके। सो एयर एम्बोलिज्म का हमने पढ़ के, आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, कौन सी पोजीशन दोगे? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, कौन सी पोजीशन दोगे? आईसीपी बढ़ा हुआ है, कौन सी पोजीशन दोगे आप बताइए? सो आईसीपी बढ़ा हुआ है, कौन सी पोजीशन देंगे? हाई फाउलर, कौन बोल रहा है? सेमी फाउलर, बताइए। इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी इंक्रीज है, कौन सी पोजीशन दोगे आप?
मैं ही बता देता हूँ, आप लोगों के तो रिस्पॉन्सेस ही नहीं आ रहे। सोए हुए हो क्या? अभी मैं पूछूंगा 80,000 किसे किसे चाहिए सैलरी, तो सारे के सारे नींद में उठ के हाथ खड़ा कर देंगे। ठीक है, आईसीपी अगर इंक्रीज है तो हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन। देखो अगर पोजीशन, आप कोई सी भी गाइड उठा लो, अगर उसमें पोजीशन के बारे में लिखा हुआ है तो 10 पन्ने होंगे पोजीशंस के बारे में लिखे हुए। मैं सेलेक्टिव इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही पूछा जाता है। एयरिंग बॉलिज पूछेगा, वो एनिमा नहीं पूछेगा। एनिमा के लिए पूरी दुनिया को पता है। आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है तो हाई फाउलर पोजीशन देंगे, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है, अगर कार्डिक कैथेटराइजेशन है, कार्डिक कैथेटराइजेशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी अगर आप देख सको तो नेट में देख लीजिए, कार्डिक कैथेटराइजेशन, कार्डिक कैथेटराइजेशन, एक बार इमेज कार्डिक कैथेटराइजेशन की अगर आप देख सकते हैं तो कार्डिक कैथेटराइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिक कैथेटराइजेशन से आगे कुछ और क्वेश्चन भी बताऊंगा। कार्डिक कैथेटराइजेशन से आगे 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आईसीपी का आपने देख लिया। कार्डिक कैथेटराइजेशन में आप पेशेंट को कैसे लेटाओगे? सुपाइन लेटाओगे विद अफेक्टेड। आप एक बार नेट पे देखिए कार्डिक कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं। बाय फिमोरल हम क्या करते हैं, पेशेंट, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा ज्यादा ही गंदी है। फिमोरल वो यूज करते हैं हम, ठीक है, फिमोरल यूज करते हैं हम, बाय फिमोरल हम यूज करते हैं। तो पेशेंट को कैसे लेटाना है? सुपाइन, सुपाइन विद अफेक्टेड लेग, straight for 4 to 6 hours with affected leg, with affected leg, with affected leg, straight for 4 to 6 hours। अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो बता देना, मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। अगर कार्डिक, देखो कार्डिक कैथेटराइजेशन आपसे पक्का पूछेगा, उसमें कार्डिक कैथेटराइजेशन में 2-3 चीजें होती है। एक तो पोजीशन अगर वो पूछे तो सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन कौन सी पोजीशन बताइए मैंने? सुपाइन पोजीशन विद अफेक्टेड लेग। जिस लेग के थ्रू आप इंट्रोड्यूस करोगे कैथेटर को, वो क्या रहेगा? 4 to 6 आवर्स के लिए स्ट्रेट रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 4 to 6 आवर्स के लिए स्ट्रेट रहेगा। चलिए, समझ में आ रहा है? क्लासेस समझ में आ रही हैं? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कार्डिक कैथेटराइजेशन का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्डिक कैथेटराइजेशन का एम्प्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्यूटेशन, अगर किसी का एम्प्यूटेशन क्या हुआ है तो उसमें कौन सी पोजीशन देंगे? एम्प्यूटेशन में कौन सी पोजीशन देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। एम्प्यूटेशन में कौन सी पोजीशन देते हैं? ध्यान रखो, मैं बताता हूँ, आप लोग गलत ही बताओगे। मुझे 110% भरोसा है, खुद से ज्यादा भरोसा मुझे आप पे। ठीक है, देखो फर्स्ट 24 आवर, फर्स्ट 24 आवर एम्प्यूटेशन के बाद पहले 24 आवर में, फर्स्ट 24 आवर में एलिवेट टू प्रिवेंट एडिमा, एलिवेट करना है, एलिवेट टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट एडिमा, एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए एलिवेट करते हैं। ठीक है, पहले 24 आवर में आप क्या करते हो? एलिवेट करते हो। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 24 आवर, 24 आवर के बाद आप क्या करते हो? उसको प्रोन पोजीशन देते हो टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोन, टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछेगा, एक पेशेंट है, उसका नी एम्पुटेशन हुआ है। ठीक है, अब आप उसको क्या एडवाइस करोगे, या बताइए कि कौन सी पोजीशन देंगे? तो एम्पुटेशन के पहले 24 घंटे तक हम उसके जो पार्ट है, उसको क्या, एम्पुटेटेड पार्ट है, उसको क्या करेंगे? एलिवेट करके रखेंगे ताकि एडिमा ना हो। और उसके बाद उस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? प्रोन पोजीशन, कॉन्ट्रैक्चर से बचने के लिए। ठीक है, टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। तो पोजीशंस में अगर वो क्वेश्चंस पूछेगा, देखो इतना टाइम है नहीं कि हम सारे पढ़े, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिए। पूछेगा प्रोलैप्स कॉर्ड,
प्रोलैप्स कॉर्ड का पूछ सकता है। प्रोलैप्स कॉर्ड के बाद किस चीज का पूछ सकता है? एयर एम्बोलिज्म। देखो आपने अगर सॉल्व करी है, आपने अगर एंटलेक्स सॉल्व करी है, बार बार उसमें पूछता है कि भाई एयर एम्बोलिज्म में बताओ कौन सी पोजीशन दोगे, प्रोलैप्स कॉर्ड में बताओ कौन सी पोजीशन दोगे, इंपॉर्टेंट जो है लीवर बायोप्सी में बताओ कौन सी पोजीशन दोगे। लीवर बायोप्सी की पोजीशन वो आपसे 110% पूछेगा, ठीक है, लीवर बायोप्सी की पूछेगा। उसके बाद कार्डियक कैथेटराइजेशन की पूछ सकता है, एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन एम्प्यूटेशन के बाद कौन सी पोजीशन देते हैं, एम्प्यूटेशन के बाद कौन सी पोजीशन देते हैं, ये भी वो पूछ सकता है, ठीक है। और क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। देखो दो चार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, दो चार टॉपिक ऐसे होते हैं ना जिनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है एग्जाम में, जिनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। जैसे जैसे मान लो आप फीटल हेड है ना, फीटल हेड के जो सारे डायमीटर है वो याद कर लीजिए। फीटल हेड के सारे डायमीटर बाय हार्ट डन कर लीजिए, एक नंबर पक्का है। उसके बाद पेल्विस, पेल्विस के सारे डायमीटर, ठीक है, फीमेल पेल्विस के आप सारे डायमीटर याद कर लीजिए, एक नंबर पक्का है। तो एक नंबर यहाँ से 110% है दिल्ली एम्स में। एंटीडोट मैंने आपको बताया, देखो इससे पहले जो क्लासेस मैंने आपको बताई है उनमें आधे से ज्यादा मार्क्स पक्का है। अगर आप मुझसे कुछ एडवाइस लेना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फीटल हेड, जो फीटल हेड के डायमीटर है, कोशिश करेंगे हम यहाँ पर रिवाइज करें जब मैं रिवीजन क्लास आऊंगा। देखो एक दिन मैं आऊंगा ओबीजी पढ़ाने, एक दिन या 5 दिन मान लो, अगर मैं 5 दिन में ओबीजी पढ़ा रहा हूँ तो मैं ओबीजी को स्टार्टिंग से शुरू करूंगा, स्टार्टिंग से पहले नंबर के पॉइंट से स्टार्ट करूंगा लास्ट तक, जहां तक ओबीजी खत्म होती है, और इतने शानदार ओबीजी खत्म कराऊंगा, ठीक है। एक बार हमारे ये वाले पॉइंट्स होने दीजिए, उसके बाद हम ओबीजी की तरफ बढ़ेंगे। बहुत मजेदार है ओबीजी। फिर मैं पीडियाट्रिक स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। धीरे 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 अभी तो कॉमन पॉइंट्स देखते जाइए जो मैं करवा रहा हूं। तो फीटल हेड याद कर लीजिएगा, एक तो एक पेल्विस के डायमीटर याद कर लीजिएगा, एक नंबर यहाँ से 110% है। एक डिफेंस मैकेनिज्म से भी पूछ सकता है, डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, एक नंबर यहाँ से 110% कंफर्म है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, कॉमन टॉपिक्स होते हैं, इनमें से क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट में से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास में ज्यादा और टाइम वेस्ट नहीं। और चलिए पोजीशंस क्लियर हुई, पोजीशंस क्लियर हुई जो जो बताई। नेक्स्ट है नॉर्मल वैल्यूज। आइए कुछ नॉर्मल वैल्यूज को डिस्कस करते हैं, कुछ नॉर्मल वैल्यूज को डिस्कस करते हैं, कुछ नॉर्मल वैल्यूज को डिस्कस करते हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नॉर्मल वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कितना होता है? टारगेट हाई का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस बार, बहुत पूछ लिया उसमें, सीवीपी आईसीपी बहुत पूछ लिया है, इस बार पूछेगा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कितना होता है, बताइए। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कितना होता है, कितना लिखूं मैं? अंजू बिल्कुल सही, अनु आस्था बिल्कुल सही है। 8 to 12 mm ऑफ एच। जिन लोगों को नहीं पता अभी नोट डाउन कर लो। और मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जब भी मैं क्लास लेने आऊं कॉपी लेके बैठा करिए, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो एक ही क्लास में 1 घंटे में 300-400 क्वेश्चन बना के दे सकता हूं आपको, ठीक है। तो अगर बैठे रह जाओगे तो फिर लिख नहीं पाओगे, मतलब अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो फिर छूट जाएगा, ठीक है। तो मैं लेक्चर लेने आता हूं तो मेरे लिए कॉपी अलग से प्लीज जरूर बना लीजिए, ठीक है। एक अलग से कॉपी बना लीजिए, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स, बुलेट सर, कुछ भी कॉपी, मेरी एक कॉपी अलग से बना लीजिए, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और उस कॉपी में अगर आपने मेरा स्टार्टिंग के 2 लेक्चर लिए तो आपको पता चल चुका होगा कि 500 पॉइंट्स बन चुके होंगे अभी तक। ऐसे सोचो अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स करवाऊं तो मैं आपको 7 to 8 thousand पॉइंट्स तो मेरे पास रेडीमेड बने हुए हैं जो मैं आपको कभी भी डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है। So pulmonary capillary wedge pressure, 8 to 12 mm of Hg, pulmonary capillary wedge pressure इस बार पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सीवीपी। सीवीपी बताइए, नॉर्मल सीवीपी की वैल्यू, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर पूछ सकता है, सीवीपी की वैल्यू बताइए, सीवीपी की वैल्यू बताइए। 5 to 10 लिख रहे हैं, 3 to 8 लिख रहे हैं, दोनों सही है। उसके पीछे यूनिट है, यूनिट कोई सी भी पूछ सकता है, ठीक है। सो 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ठीक है, या फिर 3 to 8 mm ऑफ Hg, बिल्कुल सही है, 3 to 8 mm ऑफ Hg।
याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार यही पूछेगा, सीवीपी पूछ सकता है हर बार की तरह, लेकिन इस बार एमओएफएचजी में ना पूछ के इसमें पूछ सकता है। तो दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है नॉर्मल, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पूछ सकता है, नॉर्मल बताइए। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, 12 to 15 सेकेंड, 12 to 15 सेकेंड नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सी थोड़ी बहुत वैल्यूज जो ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है ना, वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट हो सकती है, तो प्लीज उसका इशू मत क्रिएट करिएगा कि यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर ये लिखा है, वो थोड़ी बहुत अलग होती है, ठीक है। सो पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 12 to 15 सेकेंड। नेक्स्ट नेक्स्ट है एपीटीटी, एपीटीटी, एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू बताइए, एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू 16 to 25 सेकेंड, 16 to 25 सेकेंड लिखते जाइए। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर 8 से 12, सीवीपी 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2 या फिर 3 to 8 mm ऑफ Hg, पीटी एपीटीटी, ठीक है। सारे नोट डाउन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आईसीपी बताइए अब, आईसीपी, आईसीपी की नॉर्मल वैल्यू बताइए, आईसीपी की पूछेगा ये भी। और जो लोग ये सीएचओ वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो ये ऐसे पिकअप पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो बेचारे तो एनक्लेक्स का पूछते ही नहीं है, ठीक है। 5 to 15 mm of Hg, 5 to 15 mm of Hg, 5 to 15 mm of Hg। वैसे अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो मैं कभी भी सीएचओ को, सीएचओ एक बेटर ऑप्शन हो सकता है सर, कंडीशन पे डिपेंड करके, ठीक है। अगर आप अभी पास आउट हुए हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को देखो, सीएचओ को मत देखो, कभी भी सीएचओ को कंसिडर मत करो। अगर वो सीएचओ कंडीशंस पे डिपेंड करता है किन के लिए अच्छा है, मे भी ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हो तो अलग बात है, या फिर अगर कोई मैरिड गर्ल है जो एज्ड है काफी, वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म्स नहीं फिल कर सकते, तो सीएचओ एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। पर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो एम्स, ईएसआईसी, ठीक है, डीएसएसबी, ठीक है, इनसे बेटर जॉब नहीं है। सो आईसीपी, नॉर्मल आईसीपी 5 to 15 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है आईओपी बताइए, आईओपी बताइए, इंट्राओक्युलर प्रेशर कितना होता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर बताइए, जल्दी बताइए, इंट्राओक्युलर प्रेशर, इंट्राओक्युलर प्रेशर बताइए। 10 to 21 इंट्राओक्युलर प्रेशर क्या बताएंगे आप, 10 to 21 mm ऑफ Hg। इंट्राओक्युलर प्रेशर पूछेगा तो 10 to 21 mm ऑफ Hg, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज ये पूछ सकता है, वो कौन कौन से पूछ सकता है, हम एग्जामिनर के माइंड को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर बताइए, बहुत बार पूछा है, इस बार पूछ सकता है, ऑटोक्लेव का पूछता है हर बार, इस बार हॉट एयर ओवन का पूछ सकता है। हॉट एयर ओवन का बताइए, टेम्परेचर बताइए, हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर, हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर बताइए। टारगेट हाई में, टारगेट हाई वगैरह में ये जो क्वेश्चंस है ये प्री वेड है, वहां पर बने हुए हैं, ठीक है। सो अरे 121 डिग्री सेल्सियस ऑटोक्लेव का है, हॉट एयर, मैं आपको बताता हूँ, आप गलत करोगे पक्का, 110% है, पक्का गलत कर रहे हो वाले हो इस बार इस क्वेश्चन को। हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन का पूछता है वो टेम्परेचर, और वो दूसरा टेम्परेचर किसका पूछता है, ऑटोक्लेव का, ऑटोक्लेव का। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हॉट एयर ओवन का पूछ सकता है, ऑटोक्लेव का पूछ सकता है। हॉट एयर ओवन का क्या है, 160 डिग्री सेल्सियस। हाँ वेरी गुड, किससे बताया, सुमित कुमार, शिवांगी नेगी, पंकज कुमार, अनु सिंह, वेरी गुड पंकज, बचपन से पंकज नाम के बोलू इंटेलिजेंट होता है। 160 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। ओके, सो हॉट एयर ओवन का अगर वो पूछता है, हॉट एयर ओवन का अगर वो पूछता है, हॉट एयर ओवन का अगर पूछता है तो 160 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, याद रखना, ये याद रखना, इस बार आएगा ऑप्शन में 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स। ऑटोक्लेव का बताइए अब,
ऑटोक्लेव का, ऑटोक्लेव का पहले टेम्परेचर बताइए, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर बताइए। 121 डिग्री सेल्सियस। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना है? 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस। टाइम बताइए, टाइम कितना होता है ऑटोक्लेविंग का? 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर हाउ मेनी मिनट्स? फॉर 15 मिनट्स। वेरी गुड, 15 मिनट्स। पंकज, शिवानी, पूजा खत्री 1 आवर। ओ भाई, ठीक है। सो 15 मिनट्स इज द राइट वन। 15 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। और अब बताइए प्रेशर, प्रेशर बताइए, प्रेशर भी पूछता है, प्रेशर बताइए। 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर। कितना? 15 पाउंड, 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर, 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटोक्लेव का हर बार पूछता है। माइक्रोबायोलॉजी से एक ही क्वेश्चन आता है, अगर माइक्रोबायोलॉजी आपकी नसीब में आती है तो उससे एक ही क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या है? 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा फॉर 15 मिनट्स, 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर क्या होगा? प्रेशर होगा। और अगर हॉट एयर ओवन का पूछता है तो कितना होगा? 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आईसीपी नॉर्मल 5 to 15, आईओपी 10 to 21। आगे बढ़े, ठीक है। मेरी क्लासेस में आपको फालतू का कोई भी टॉपिक या कोई भी डिस्कशन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं। हालांकि प्रेशर्स बहुत सारे होते हैं, टेम्परेचर बहुत सारे होते हैं, लेकिन या तो मैं बताता हूँ, अगर मैं पेपर बना रहा होता दिल्ली का, या तो हॉट एयर ओवन या ऑटोक्लेव, आईओपी वगैरह भी कॉमन है, आईसीपी भी बहुत बार पूछ लिया है इसीलिए कॉमन है, ठीक है। अदरवाइज वो पूछ सकता है आपसे पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, सीबीपी वगैरह तो सबको पता ही है, नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट, सो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ दिया, हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? पोजीशंस पढ़ी थी, हमने पोजीशंस पढ़ी थी, डिफरेंट पोजीशंस हमने पढ़ी थी, और उसमें एयर एम्बोलिज्म वगैरह का इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने नॉर्मल वैल्यूज कुछ पढ़ लिए, कुछ नॉर्मल वैल्यूज पढ़ लिए हमने, ठीक है। जैसे कि उसमें हॉट एयर ओवन आ गया, ऑटोक्लेव आ गया, ठीक है, आईसीपी आ गया, सीवीपी आ गया, ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज पढ़ लिए। अगर हम आगे बढ़े तो अब हम पढ़ लेते हैं, कभी कभी वो पूछता है थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग्स, थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग्स, थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग्स। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जिनका थेरेप्यूटिक लेवल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग्स आपको याद होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग्स से। मैं अच्छे से राइटिंग लिखता हूँ, मेरी सबसे अच्छी राइटिंग यही है। थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग्स, थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग्स। सो हम डिस्कस करेंगे थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछेगा डिजॉक्सिन। रेड पेन से लिख देता हूँ, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन का थेरेप्यूटिक लेवल बताइए, थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ डिजॉक्सिन, थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग्स। जिसमें पहला क्वेश्चन है डिजॉक्सिन का थेरेप्यूटिक लेवल 0.52। बहुत बढ़िया, किसने बताया? ये बताया निशा ने, बहुत बढ़िया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा थेरेपेटिक, पूछेगा थेरेपेटिक लेवल ऑफ ड्रग्स में सबसे इंपॉर्टेंट है डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन का ही पूछेगा वो। बस कितना होता है? 0.5, 0.52, 0.52, 2.0, ठीक है, 0.5, 0.5 टू 2.0, 0.5 टू 2.0 डिजॉक्सिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजॉक्सिन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके ड्रग ऑफ चॉइस थी डिजॉक्सिन? बिट्टू डॉग्स, किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है डिजॉक्सिन? ठीक है, किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, बताइए। हार्ट फेलियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डिजॉक्सिन का थेरेपेटिक लेवल कितना है? 0.5 टू 2.0। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिथियम। लिथियम का पूछता है थेरेपेटिक ड्रग लेवल, लिथियम का कितना होता है? लिथियम का बताइए। एक तो डिजॉक्सिन का पूछेगा या लिथियम का पूछेगा। लिथियम का थेरेपेटिक ड्रग लेवल बताइए। लिथियम का 0.2, बिल्कुल सही। भारती, सीमा खंडूरी, बिट्टू,
बिल्कुल सही है। 0.6 टू 1.2, 0.6 टू 1.2 मिलीक्यूलन पर लीटर, 0.6 टू 1.2। या तो वो इस बार डिजॉक्सिन का पूछने वाला है 110%, या वो डिजॉक्सिन का पूछने वाला है, या वो लिथियम का पूछने वाला है, पूछेगा जरूर। अभी जो दूसरे बच्चे होंगे, दूसरे क्लासेस में होंगे, वो कुछ और डिस्कस कर रहे होंगे। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कोई इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं चुना, इसकी हमारी सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। आप किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी उठा सकते हो जो इंपॉर्टेंट है। मैंने ओबीजी से आपको बताया पोस्टमार्टम हेमरेज का ड्रग ऑफ चॉइस, प्री टर्म लेबर का ड्रग ऑफ चॉइस। मैंने आपको ओबीजी से बताया कि प्रोलैप्स कॉल्ड होगी तो क्या करेंगे। वही मैं आपको मेड सर से क्या बता रहा हूँ, डिसऑक्सिन की थेरेपेटिक लेवल कितना है, एयर एम्बोलिज्म में कौन सी पोजीशन देंगे। तो हम क्या करें, सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको मिक्स करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, मिक्सचर पढ़ रहे हैं। जब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाएंगे तो हम पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी लिथियम का आपने कितना बता दिया, 0.6 टू 1. तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कार्बोमेजेपाइन का पूछता है। याद होना चाहिए कार्बोमेजेपाइन का थेरेपेटिक ड्रग लेवल कितना होता है। उसके बाद बताइए कार्बोमेजेपाइन का थेरेपेटिक ड्रग लेवल 4 टू 10 कितना होता है, 4 टू 10 mcg, ठीक है। कार्बोमेजेपाइन का कितना होता है, 4 टू 10। फेनिटोइन, फेनिटोइन का भी वो आपसे पूछ सकता है, फेनिटोइन का कितना होता है, 10 टू 20, 10 टू 20। फेनिटोइन का कितना होता है एमसीजी पर एमएल, 10 टू 20। फेनिटोइन का वो आपसे पूछ सकता है, कार्बोजेपाइन का पूछेगा, फेनिटोइन का पूछेगा, और थियोफाइलिन का। थियोफाइलिन, थियोफाइलिन का आपको याद इसलिए रह जाएगा क्योंकि फेनिटोइन और थियोफाइलिन का सेम होता है, 10 टू 20। तो ये थेरेपेटिक ड्रग लेवल मैंने सिर्फ आपके लिए छांट के 5 लेके आया हूँ, इसके अलावा होती बहुत है, लेकिन ये जो थेरेपेटिक ड्रग लेवल है ये आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट। खासकर ऊपर की 3, ये तीनों तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। डिजॉक्सिन की 0.5 टू 2.0, लिथियम 0.6 टू 1.2, कार्बोजेपाइन 4 टू 10, कार्बोजेपाइन 4 टू 10, ठीक है। ये आपको थेरेपेटिक ड्रग लेवल जो है याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, अभी हमने क्या पढ़ लिया, थेरेपेटिक ड्रग लेवल हमने यही पढ़ लिए। तो आज हमने पहले कौन सी पढ़ लिया, फिर से रिवाइज कराता हूँ। पोजीशन पढ़ ली हमने, सारी पोजीशन पढ़ ली, सारी नॉर्मल वैल्यूज पढ़ ली, इंपॉर्टेंट नॉर्मल वैल्यूज पढ़ ली। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, थेरेपेटिक ड्रग लेवल पढ़ लिया, कुछ ड्रग्स का थेरेपेटिक ड्रग लेवल, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ओके। सो स्पेलिंग थोड़ी बड़ी लिखनी है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, ओके। सो अब हम पढ़ने वाले हैं कैंसर मार्कर, ठीक है। ये लो कैंसर मार्कर, मार्कर, ठीक है। अब ठीक है, कैंसर मार्कर स्वाति, ठीक है। कैंसर मार्कर, कैंसर मार्कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे हम लोगों ने, कल हमने एंटीडोट खत्म किया था, ड्रग ऑफ चॉइस खत्म करी थी हमने, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज खत्म किए थे, इंपॉर्टेंट टेस्ट सारे हमने कर दिए थे, इंपॉर्टेंट साइलेंट सिम्टम कर दिए थे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस कर ली थी, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट पोजीशंस के बाद नॉर्मल वैल्यूज कर दी, थेरेपेटिक लेवल ऑफ ड्रग्स कर लिया। एक चीज सोचिए, मैं ये जो सारी चीजें आपको करवा रहा हूँ इससे हम क्या करें, क्वेश्चंस को ट्रैप करें, क्या पूछा जा सकता है, सारी मैं आपको साइड में भी बताऊंगा क्या क्या हमने डिस्कस किया उसमें से क्या पूछा जा सकता है। फिलहाल हम देखेंगे कैंसर मार्कर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर मार्कर। टारगेट हाई आप सॉल्व करो, कोई सी भी बुक सॉल्व करो, टारगेट हाई उसमें कैंसर मार्कर जरूर पूछेगा, ठीक है। सबसे पहला कैंसर मार्कर बताइए, ब्रेस्ट का, ब्रेस्ट का कैंसर मार्कर, ब्रेस्ट कैंसर का कैंसर मार्कर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का कैंसर मार्कर बताइए, ब्रेस्ट का कैंसर मार्कर बताइए, ब्रेस्ट कैंसर मार्कर ब्रेस्ट का बताइए। CA90, CA125, भाई सारे सारे के सारे तुक्के मारे जा रहे हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको इससे पहले कि आप वो करके भूल जाओ। पूजा खत्री, वेरी गुड, पूजा खत्री का सही है, बिट्टू टॉक्स बिल्कुल सही है, CA15-3, CA15-3 याद रखिएगा। ये पूछा हुआ था कैंसर मार्कर, दिल्ली में पूछता है ब्रेस्ट कैंसर का कैंसर मार्कर बताइए, CA15-3। उसके बाद पूछ सकते हैं ओवेरियन कैंसर का, ओवेरियन कैंसर का, ओवेरियन कैंसर का। पहला तो ब्रेस्ट कैंसर का था, दूसरा ओवेरियन कैंसर का बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओवेरियन कैंसर का, ओवेरियन कैंसर का बताइए, ओवेरियन कैंसर का कैंसर मार्कर ऑफ ओवेरियन कैंसर। CA-125, बहुत बढ़िया। CA-125 या CEA भी लिखा जाता है, ठीक है, ये भी। सो CA-125 अगर वो ऑप्शन देगा, ठीक है, तो CA-125 किसका है? ओवेरियन कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का मार्कर क्या है? CA-15-3, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ू, लीवर कैंसर, लीवर कैंसर, लीवर कैंसर का बताइए कैंसर मार्कर, लीवर कैंसर, लीवर कैंसर का कैंसर मार्कर बताइए। AFP, अल्फा फ्यूटोप्रोटीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछा जाएगा। कैंसर मार्कर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एंटीडोट में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पोजीशंस में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, थेरेपेटिक ड्रग लेवल में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, नॉर्मल वैल्यूज एक ना एक जरूर पूछेगा, और जो भी वो पूछेगा वो मैं आपको पहले बता दूंगा, ठीक है। लिवर कैंसर, लिवर कैंसर का ड्रग ऑफ वो सॉरी कैंसर मार्कर, ठीक है। इसी तरीके से बताइए AFP, वेरी गुड वेरी गुड। परम, परम अन्नु बिल्कुल सही है, लिवर कैंसर का AFP। नेक्स्ट है प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बड़ा बड़ा लिखना है, ऐसा तुमने बोला है, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर का बताइए, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए कौन सा है कैंसर मार्कर? प्रोस्टेट कैंसर PSA, वेरी गुड। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो तीसरा इससे पूछेगा और चौथा प्रोस्टेट कैंसर का पूछेगा, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लिवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, और एक बचा हुआ आपका पैनक्रियाटिक कैंसर। ये आ गया, यहां तक नोट डाउन कर लिया। एक आपको बचा पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक कैंसर का बताइए, पैनक्रियाटिक कैंसर का बताइए, पूछ सकता हो पैनक्रियाटिक कैंसर का कैंसर मार्कर बताइए क्या होता है? CA-99, 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 पैनक्रियाटिक कैंसर का कैंसर मार्कर क्या है? CA-99, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख दिया, आगे बढ़ते चलिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लूइड रिक्वायरमेंट। फ्लूइड रिक्वायरमेंट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, फ्लूइड रिक्वायरमेंट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार मुझे बता दीजिए क्लासेस कैसी चल रही है, ठीक है। फीडबैक एक बार दे दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। फ्लूइड रिक्वायरमेंट के बाद उसके बाद में जाऊंगा, आप फीडबैक लिखते रहिए, ठीक है। सबसे पहले दो ही फ्लूइड रिक्वायरमेंट, बहुत सारे होता है, लेट न्यूनेट, ये चिल्ड्रन अडल्ट वगैरह, ठीक है। मैं आपको दो बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। फ्लूइड रिक्वायरमेंट में दो चीजें बताऊंगा, याद रखनी है, एक, ठीक है। सो फ्लूइड रिक्वायरमेंट में दो बताऊंगा। फ्लूइड रिक्वायरमेंट में एक न्यूबॉर्न का याद रखना, एक तो आप न्यूबॉर्न का याद रखना, और एक अडल्ट का याद रखना। और कितनी बार, ना जाने कितनी बार, लाल काला हरा नीला जो पेन है आपके पास वो अडल्ट में यूज कर लीजिए, कोई सा भी पेन आप यूज कर लीजिए, लेकिन अडल्ट का मत भूलना। फ्लूइड रिक्वायरमेंट, फ्लूइड रिक्वायरमेंट, फ्लूइड रिक्वायरमेंट बताओ, न्यूबॉर्न का फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितना होता है? बताओ न्यूबॉर्न का, न्यूबॉर्न का फ्लूइड रिक्वायरमेंट, न्यूबॉर्न का फ्लूइड रिक्वायरमेंट। सो न्यूबॉर्न का मैं आपको बता देता हूं, आप तो बताओगे नहीं। 80 to 100 ml, 80 to 100 ml पर केजी, 80 to 100 ml पर केजी न्यूबॉर्न का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। और अडल्ट में 40 ml पर केजी, 40 ml पर केजी। अब जो पुराने चावल हैं, वो बताएं कि दिल्ली एम्स में कितनी बार पूछा गया है। अडल्ट का फ्लूइड रिक्वायरमेंट बताओ, अडल्ट का फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितना होता है? 40 ml पर केजी, ठीक है। ठीक है, अडल्ट का क्या होता है? 40 ml पर केजी, न्यूबॉर्न में 80 to 100 ml पर केजी, ओके। नेक्स्ट है स्टमक कैपेसिटी। परम जी PSA ही मैंने बताया, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA, PCA शायद मे भी हो सका आपने गलत इंटरप्रेट कर दिया हो, या फिर हो सका हो गलती से मैंने ही लिख दिया हो, बट PSA इज द राइट वन, ओके। फ्लूइड रिक्वायरमेंट न्यूबॉर्न का पूछेगा और अडल्ट का पूछेगा। नेक्स्ट स्टमक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं अब।
अब हम बात करते हैं स्टमक कैपेसिटी के बारे में। स्टमक कैपेसिटी, फ्लूइड रिक्वायरमेंट समझ में आ गया, दोनों का याद रखिएगा, इनफ है, दोनों का याद रखिएगा, इनफ है, ठीक है। फ्लूइड रिक्वायरमेंट देखो, अब स्टमक कैपेसिटी, स्टमक कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो स्टमक कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछता है तो भी आपको दो ही चीजों, तीन बार याद रखना है, न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न की स्टमक कैपेसिटी, नियोनेट, नियोनेट की स्टमक कैपेसिटी और अडल्ट, ये तीनों का याद रखिएगा, न्यूबॉर्न, नियोनेट और अडल्ट, न्यूबॉर्न, नियोनेट और अडल्ट। न्यूबॉर्न का कितना होता है 32-50 ml, 32-50 ml, न्यूबॉर्न का कितना होगा 32-50 ml, नियोनेट में कितना होगा 90 ml, नियोनेट में कितना होगा 90 ml, और अडल्ट का कितना होगा 1500 ml, अडल्ट में कितना होगा 1500 ml। टाइम कम है इसीलिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, रिप्लाई करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, जो जो आपको आंसर्स पता है, ठीक है, उसमें देख लीजिए। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टमक कैपेसिटी से, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यूबॉर्न का होते तो बहुत सारे हो गए, ये तीन याद रखिए, न्यूबॉर्न का 30-50, न्यूनेट का 90 ml और अडल्ट का 1500 ml, ठीक है। उसके बाद अगला है वेट, 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 वेट ऑफ न्यूबॉर्न, वेट ऑफ न्यूबॉर्न से क्वेश्चन बनेगा, वेट ऑफ न्यूबॉर्न से क्वेश्चन बनेगा। सी बुलेट की रफ्तार से चलता हूं मैं, ठीक है, कोई सीधी बात, नो बकवास, ये फॉर्मूला है वेट ऑफ न्यूबॉर्न, वेट ऑफ न्यूबॉर्न, वेट ऑफ न्यूबॉर्न, वेट ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के वेट से क्वेश्चन पूछता है, न्यूबॉर्न के वेट से पीडीएफ में क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग बताएंगे कि वेट बर्थ के टाइम पे कितना होता है 2.5 to 3.5 केजी, नॉर्मल कितना होता है 2.5 to 3.5 केजी, नॉर्मल वेट कितना होता है 2.5 to 3.5 केजी। अभी वो, उसको एग्जामिनर को पता है कि ये चीज हम सबको आती है, नॉर्मल वेट हम सबको पता है, तो वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि न्यूबॉर्न का वेट, न्यूबॉर्न का वेट। पीडीएफ में आ चुके हैं हम पहले ओबीजी में थे, फिर मैथ्स में थे, अभी पीडीएफ में जंप करते हैं। पीडीएफ में वो पूछेगा न्यूबॉर्न का वेट डबल कब होता है, न्यूबॉर्न का वेट डबल कब होता है, तो याद रखना 5 महीने में, 5 मंथ में न्यूबॉर्न का वेट क्या करता है, डबल करता है, ठीक है। न्यूबॉर्न का वेट डबल कब होगा 5 मंथ्स में, ठीक है, या 6 मंथ्स में। वेट कब डबल होगा 6 मंथ्स में या 5 मंथ्स में, ठीक है। और उसके बाद वेट ट्रिपल कब होगा, वेट कब ट्रिपल होगा 1 ईयर में, 1 साल में वेट क्या होगा ट्रिपल होगा, 1 साल में वेट क्या होगा न्यूबॉर्न का ट्रिपल होगा। बहुत बढ़िया, 1 साल में ट्रिपल होगा। अभी पहले वो सोचेगा कि मैं बच्चों को पूछूं कि नॉर्मल वेट कितना होता है, 100 में से 98 लोग जवाब दे देंगे 2.5 to 3.5 केजी। उसके बाद वो पूछेगा कि बच्चे का वेट डबल कब होता है, तो 100 में से 90 लोग बता देंगे 5 महीने में। फिर वो पूछेगा बच्चे का जो वेट है वो ट्रिपल कब होता है, तो 100 में से फिर भी 80 लोग बता देंगे कि 1 साल में, 1 साल में ट्रिपल होता है। अगर वो पूछे पूछा हुआ था बच्चे का वेट 7 टाइम्स कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब उस बच्चे का वेट उसके वेट के 7 गुना हो जाएगा, कब उस बच्चे का वेट उसके वेट के 7 गुना हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंजू शानदार, शानदार आंसर, सुमित बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, ये इंटेंसिटी होनी चाहिए पढ़ने की, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। 7 ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस, मैं आज के लेक्चर में से 10 से 15 क्वेश्चन पक्का है, पिछले लेक्चर में से 10 से 15 क्वेश्चन पक्का थे। वेट ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न का वेट 5 महीने में डबल करेगा, 1 साल में ट्रिपल होगा और 7 साल में 7 टाइम्स हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार, इससे पहली बार ये दिल्ली एम्स में पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दिल्ली एम्स में पूछा गया था। सर थोड़ा क्लियर रखो, जो स्क्रीनशॉट ले सके। अभी इतना सारी चीजों का ध्यान नहीं रखूंगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। 7 टाइम्स कब होगा 7 ईयर में, 7 टाइम्स 7 ईयर, 1 साल में ट्रिपल, 5 महीने में डबल। ओके, सो इस स्लाइड से हमें ये सीखने को मिलता है। इससे पहले स्टमक कैपेसिटी, उससे पहले फ्लूइड रिक्वायरमेंट, सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए एक जगह से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। अब आप ये भी बोलोगे साफ साफ लिखो, न्यूमोकोनियोसिस आपने पढ़ा होगा, इससे भी एक क्वेश्चन 110% बढ़ेगा। मैं बता रहा हूं, इससे एक क्वेश्चन
110% एक क्वेश्चन न्यूमोकोनियोसिस से बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले वो पूछेगा, आपको दिख रहा है, सबसे पहले वो पूछेगा एंथ्रोकोसिस। एंथ्रोकोसिस बताइए, एंथ्राकोसिस, एंथ्राकोसिस सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा। एंथ्राकोसिस बताइए, न्यूमोकोनियोसिस में एंथ्राकोनियोसिस किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एंथ्राकोनियोसिस, ड्यू टू यहां पे लिखेंगे ड्यू टू कोल्ड डस्ट, कोल्ड डस्ट, ड्यू टू कोल्ड डस्ट। ओके, सो एंथ्राकोसिस ड्यू टू कोल्ड डस्ट, ठीक है। एंथ्राकोसिस ड्यू टू कोल्ड डस्ट, ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ब्लैक लंग डिजीज बोलते हैं। अगर यहां लिख पाऊं तो मैं, अगर आपको दिख रहा है तो ब्लैक लंग डिजीज, ब्लैक लंग डिजीज किसे बोलते रहे? एंथ्राकोसिस ड्यू टू कोल्ड डस्ट। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पहला एंथ्राकोसिस, दूसरा हमने क्या पढ़ा? बिस्नोसिस। अब यहां पर बताइए किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ बिस्नोसिस, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू किसकी वजह से होता है? बताइए किसकी वजह से होता है? कॉटन की वजह से होता है, बहुत बढ़िया, ड्यू टू कॉटन डस्ट, कॉटन डस्ट की वजह से होता है बिस्नोसिस। ये न्यूमोकोनियोसिस है। जब आप पढ़ रहे होंगे अपने, जब आप तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उसमें एंथ्राकोसिस, देखो कैसे याद रखना है, कोसिस कोल से होता है, कोसिस कोल से, बिस्नोसिस में बाई कॉटन ऑन मंडे। मैंने ऐसे याद किया था, इसे मंडे फीवर भी कहते हैं आई थिंक, मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है। बाई कॉटन, बाई करना है आपको, कॉटन बाई करना है, तो बिस्नोसिस में कॉटन डस्ट, कॉटन डस्ट से। तीसरा आता है, तीसरा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैगोसिस, BAGASSOSI, बैगोसिस SIS, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है बताइए, किसकी वजह से होता है? शुगर केन डस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने बताया? ये चित्रा ने, ठीक है। शुगर केन, नीतीश, श्याम, बहुत बढ़िया, ठीक है। बैग में आप क्या लेके जा रहे हैं? शुगर केन, शुगर केन डस्ट की वजह से होता है बेगोसिस, शुगर केन डस्ट, बिस्नोसिस कॉटन, एंथ्रेकोसिस थ्रू कोल। ओके, और एक सिड्रोसिस भी होता है, बताइए किसकी वजह से होता है? सिड्रोसिस क्या होता है? क्या डिपॉजिट हो जाता है लंग्स में? सिड्रोसिस क्या डिपॉजिट हो जाता है? आप लोग स्क्रीनशॉट मत लीजिए, ठीक है, उनको लिख लीजिए ना, बार बार लिखेंगे, रिपीटेशन करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। मेरे साथ लिखते जाइए, क्या प्रॉब्लम है? सिड्रोसिस, SIDEROSIS, बैगोसिस, बिस्नोसिस, एंथ्रेकोसिस, ठीक है। आयरन डिपोजिशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आयरन डिपोजिशन, आयरन डिपोजिशन हो जाता है लंग्स में, आयरन डिपोजिशन इन लंग्स, लंग्स में आयरन डिपोजिशन हो जाता है, सिड्रोसिस। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं यहां पर से, ठीक है। अगर वो पूछे ब्लैक लंग डिजीज कौन सी होती है तो एंथ्रेकोसिस, अगर वो पूछे ब्लैक लंग डिजीज कौन सी होती है तो ब्लैक लंग डिजीज कौन सी होती है? एंथ्रेकोसिस। अगर वो पूछे ब्राउन लंग डिजीज कौन सी होती है, ब्राउन लंग डिजीज कौन सी होती है? बिस्नोसिस। ब्राउन लंग डिजीज कौन सी होती है? बिस्नोसिस। और अगर वो पूछे स्वीट लंग डिजीज कौन सी होती है? स्वीट लंग डिजीज, स्वीट लंग डिजीज, स्वीट लंग डिजीज, ब्राउन लंग डिजीज और ब्लैक लंग डिजीज। ब्लैक लंग डिजीज कौन सी है? एंथ्रोकोसिस। ब्राउन लंग डिजीज बिस्नोसिस, स्वीट लंग डिजीज बैगोसिस, ठीक है। ये तीन याद रखिएगा, एंथ्रोकोसिस, ठीक है। आ रहा है ना मजा? बढ़े आगे। अब अब आगे, पहले हम मेडिसिन में थे, फिर ओबीजी में जंप किया, फिर क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट से हम लोग पीडिया में आए, फिर हम लोग यहाँ पर कहां पर आए? ये किसके अंडर आता है? ये कम्युनिटी में भी आता है, ठीक है, ये कम्युनिटी में आता है। फिर अब हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन, फार्मर लंग, वही है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम क्या देख रहे हैं? रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, अब हम क्या देख रहे हैं? रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम कौन सी देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मैथ में नहीं चलते, हम देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन। मेरे को बताओ, बर्थ रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में कराते हैं? बर्थ रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में करवाते हैं? बर्थ रजिस्ट्रेशन बताइए।
बर्थ रजिस्ट्रेशन 21 दिन, बिल्कुल सही है, 21 दिन, ठीक है, बर्थ रजिस्ट्रेशन 21 दिन। फार्मर लंग डिजीज मोल्डी हे से होता है, मोल्ड हे कुछ इस तरीके का होता है वो, ठीक है, फार्मर लंग डिजीज बोलते हैं, देख लेना आप लोग, मोल्ड हे से फार्मर लंग डिजीज होती है, ठीक है। अभी अभी मैं रजिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन में न्यू गाइडलाइंस, डेथ 21 डेज, ये रहने दो। बर्थ रजिस्ट्रेशन बताओ कब होता है, बर्थ रजिस्ट्रेशन कितना होता है, 21 डे। और डेथ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन कब होता है, डेथ रजिस्ट्रेशन कब होता है, 21 डेज, ठीक है, 21 डे। सो बर्थ रजिस्ट्रेशन भी कब है, 21 डे, डेथ रजिस्ट्रेशन भी कब है, 21 डे। और मैरिज सर्टिफिकेट का दोनों का 21 होता है, बहुत बढ़िया। और मैरिज का, मैरिज का बताइए, मैरिज, मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन बताइए कब होता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज का रजिस्ट्रेशन, वेरी गुड, 1 मंथ 30 डेज, मैरिज रजिस्ट्रेशन 30 डेज। तो रजिस्ट्रेशन में से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, वो पूछेगा बर्थ रजिस्ट्रेशन बताओ, डेथ रजिस्ट्रेशन बताओ, मैरिज रजिस्ट्रेशन बताओ, 1 महीने के अंदर करना पड़ता है, 30 दिनों के अंदर, ठीक है। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टॉपिक क्लियर हुआ, रजिस्ट्रेशन से इतना था, ठीक है। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी चीज पूछनी है, कोई सी भी हेल्प आपको चाहिए, तो मैंने अपनी आईडी क्या बताई थी, पंकज जोशी, पंकज जोशी 5947, इंस्टाग्राम में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, पंकज जोशी 5947 इंस्टाग्राम में। कोई भी आपको अगर आपको पर्सनली कोई हेल्प चाहिए होती है, बिकॉज स्ट्रगलिंग फेज एक ऐसी फेज होती है लाइफ की जब हम लोग समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करना है। आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई क्वेरी पूछ रही है, या फिर आपको कोई सी भी डाउट्स पूछना है, पंकज जोशी 5947, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट है, चलिए उसके बाद मेरे पास, चलिए डाइल्यूएंट्स पढ़ा देता हूँ आपको। डाइल्यूएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको किसके साथ घोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको किसके साथ घोलते हैं, किसको किसके साथ घोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसीजी का डाइल्यूएंट बताइए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीसीजी, ठीक है, बीसीजी, बीसीजी का डाइल्यूएंट बताइए, बीसीजी का बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही, ये पूछेगा नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन, बीसीजी का डाइल्यूएंट क्या है, नॉर्मल सलाइन, बीसीजी का क्या है, नॉर्मल सलाइन, बहुत बढ़िया। चलिए अब मीजल्स का बता दीजिए, मीजल्स का, मीजल्स का 3 ही तो पूछे जाते हैं यार, इनमें से 3 ही तो पूछेगा वो, या तो बीसीजी का पूछेगा या मीजल्स का बताइएगा। मीजल्स का डाइल्यूएंट बताइए, मीजल्स का डाइल्यूएंट, मीजल्स का डाइल्यूएंट क्या है, क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, बहुत बढ़िया, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, मीजल्स का डाइल्यूएंट क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, बीसीजी नॉर्मल सलाइन, मीजल्स का डिस्टिल्ड वाटर। और पूछ सकता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स का बताइए डाइल्यूएंट क्या होता है, एंटी मलेरियल ड्रग्स का, एंटी मलेरियल ड्रग्स का बताइए, एंटी मलेरियल ड्रग्स डाइल्यूएंट बताइए मुझे, एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स का बताइए। कम वक्त तो एनएस एनएस लिखे जा रहे हो, एंटी मलेरियल मल्स का बताइए, एंटी मलेरियल मल, सॉरी एंटी मलेरियल ड्रग, डेक्सट्रोज, वेरी गुड, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, एंटी मलेरियल ड्रग का क्या होता है, ग्लूकोज। ये 3 डाइल्यूएंट आपको याद रखने हैं, ये 3 याद रखते हैं। कभी भी एग्जामिनर अपना मुंह उठा के पूछ लेगा, बताओ बीसीजी का बताओ, मीजल्स का बताओ, एंटी मलेरियल ड्रग का बताओ, ये सारी चीजें देखो, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा ना तो तगड़े बन के जाना, ठीक है। बीसीजी नॉर्मल सलाइन, मीजल्स, डिस्टिल्ड वाटर, एंटी मलेरियल ड्रग। तो एक बार जब आपको सारी चीजें, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपको पता चल रहा होगा किस तरीके से मैं तैयारी करता था, ये सारी चीजें ऑन टिप्स याद थी, ऑन टिप्स याद थी। फिर आप क्या करते हो, फिर आप डरते नहीं हो एग्जाम में जाने से, फिर आप वेट करते हो कि कब एग्जाम होगा, ठीक है, फिर आप वेट करते हो एग्जाम के लिए। ओ, तो ये तीन जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा डाइल्यूएंट से। अभी मैं आपको अगर डाइल्यूएंट पढ़ाने लग जाऊं तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है जिससे पूछा जाएगा। और रिवीजन क्लासेस में या फिर क्रैश कोर्स जो क्लासेस होती है उनमें हम क्या करते हैं, ये चीज डिस्कस करते हैं कि क्या पूछी जा सकती है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ
ओबीजी के पॉइंट्स है उनकी तरफ चले या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। टाइम देखते हैं कितना बचा हुआ है। हाफ एन आवर लगभग बचा हुआ है, ठीक है। सो हाफ एन आवर में हम चलिए कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों की फरमाइश थी कि सर क्वेश्चन सॉल्व करवाओ, ठीक है। अभी देखो अगर आपको क्वेश्चन विजिबल है तो, ठीक है, अगर आपको विजिबल है तो कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। अगर आप विजिबल है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आधा घंटा है हमारे पास, ठीक है। ओबीजी बिट्टू, ओबीजी 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 करवाने, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर लेंगे, आज कुछ ओबीजी के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आज कुछ ओबीजी के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फिर चलिए बताइए, फिर मैं पूछूंगा आप बताओगे, ठीक है। हाफ एन आवर हमारे पास है, मैं पूछूंगा आप बताओगे। पहला बताइए, फीटल किडनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, ओबीजी के 2-4 एक्टर। देखिए आपको मैं अभी डेमो दे रहा हूँ, इससे पता चलेगा कि जब मैं ओबीजी पढ़ा रहा हूँ तो कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले बताइए, फीटल किडनी स्टार्ट फीटल किडनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन, कब स्टार्ट करती है? स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीटल किडनी यूरिन प्रोडक्शन कब स्टार्ट करती है? 12 वीक्स, 12 वीक्स, 12 वीक्स, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सोनिया, सपना, कुमार, बिल्कुल सही आंसर है, 12 वीक फीटल, ठीक है। फीटल किडनी कब स्टार्ट करेगी यूरिन प्रोडक्शन? 12 वीक में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेलोइंग कब स्टार्ट होती है? स्वेलोइंग, फीटस में स्वेलिंग स्टार्ट कब होती है? स्वेलिंग स्टार्ट कब होती है? स्वेलिंग स्टार्ट बताइए, स्वेलिंग स्टार्ट कब होगी? स्वेलिंग स्टार्ट कब होगी? स्वेलिंग स्टार्ट कब होगी? 10 to 12 वीक्स, 10 to 12 वीक्स, 10 to 12 वीक्स। स्वेलिंग स्टार्ट कब होगी? 10 to 12 वीक्स, ठीक है। 10 to 12 वीक्स में वो एम्नियोटिक फ्लूइड को क्या कर देता है, या यूरिन जो उसको स्वेलो करने लग जाता है, ठीक है। स्वेलिंग कब है? 10 to 12 वीक्स, ठीक है। फीटल किडनी कब यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है? 12 वीक्स। प्लेसेंटा फुली स्टेबलिश्ड, पूछेगा। प्लेसेंटा फुली स्टेबलिश्ड, प्लेसेंटा फुली स्टेबलिश्ड, फुली कब स्टेबलिश हो जाती है प्लेसेंटा? जल्दी बताओ। सोनिया, बहुत सही जवाब है, 10 to 12 वीक्स, बिल्कुल सही जवाब है। बताइए प्लेसेंटा फुली स्टेबलिश्ड कब होती है? आप बताइए, प्लेसेंटा के बारे में बताइए। 10 to 12 तो स्वेलिंग है, अब प्लेसेंटा का बताइए। प्लेसेंटा, ट्वेंटी फर्स्ट डे प्लेसेंटा फुली स्टेबलिश। प्राइमरी विलाई 13 दिन, सेकेंडरी विलाई भूल गए क्या? प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, टर्सरी विलाई, प्लेसेंटा फुली स्टेबलिश 21st डे, 21st डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 याद रख लेना, टाइम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरूला, मोरूला कब एंटर करता है यूट्राइन कैविटी में? मोरूला एंटर यूट्राइन कैविटी, मोरूला एंटर करता है यूट्राइन कैविटी में, कौन सी दिन में करता है? मोरूला कब यूट्राइन कैविटी में एंटर करता है? मोरूला एंटर यूट्राइन कैविटी कब करता है? 4th डे में करता है, याद रखिएगा। कब करता है? 4th डे, 4th डे में करता है, ठीक है। मोरूला कब एंटर करता है? 4th डे में करता है, ठीक है। सारे के सारे 7 डे, 6 डे, बहुत बढ़िया, सब गलत बता रहा हूं, ठीक है। मोरूला एंटर यूट्राइन कैविटी 4th डे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट टर्म एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है? टर्म में टर्म में एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है? 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 टर्म में एमनियोटिक फ्लूइड 600 to 800, बहुत बढ़िया, 600 to 800 ml, 600 to 800 ml एट टर्म एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है? 600 to 800 ml। फीटल सर्कुलेशन स्टेबलिश्ड फुली, फीटल सर्कुलेशन पूरा कब स्टेबलिश हो जाता है?
प्लेसेंटा स्टेब्लिश होती है 21st डे। फीटल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन अगर वो पूछेगा कि फीटल सर्कुलेशन फुली स्टेब्लिश्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो पूछेगा फीटल सर्कुलेशन फुली स्टेब्लिश्ड कब हो जाती है, तो हम क्या जवाब देंगे? 12 वीक, 12 वीक, ओके, 12 वीक। अगर वो प्लेसेंटा का पूछेगा तो प्लेसेंटा में पूछा था प्लेसेंटा कब स्टेब्लिश हुई थी, प्लेसेंटा फुली स्टेब्लिश इन 21st डे एंड फीटल सर्कुलेशन स्टेब्लिश होता है 12 वीक्स। टर्म में एमनियोटिक फ्लूइड 600 to 800। प्लेसेंटा सप्लाई इस बार 110% एक क्वेश्चन है। प्लेसेंटा किस रेट से ऑक्सीजन सप्लाई करती है? प्लेसेंटा किस रेट से ऑक्सीजन सप्लाई करती है? बताइए, प्लेसेंटा किस रेट से ऑक्सीजन सप्लाई करती है? 8 ml पर केजी पर मिनट, 8 ml पर केजी पर मिनट। ये आपने देखा होगा, बहुत बारी क्वेश्चन आपने देखा होगा। ये इस बार पूछा जाएगा 110%, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। प्लेसेंटा सप्लाई करती है ऑक्सीजन, किस रेट से ऑक्सीजन सप्लाई करती है? वो 8 ml पर केजी पर मिनट, ओके। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम टू प्लेसेंटा। ट्रांसफर ऑफ फंक्शन कब होता है? कॉर्पस लूटियम से, बताइए, ट्रांसफर ऑफ फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम टू प्लेसेंटा। कॉर्पस लूटियम अपना फंक्शन प्लेसेंटा को कब दे देता है? बताइए, ट्रांसफर ऑफ फंक्शन, ट्रांसफर ऑफ फंक्शन, ट्रांसफर ऑफ फंक्शन, ट्रांसफर ऑफ फंक्शन कब देखने को मिलता है? कॉर्पस लूटियम से प्लेसेंटा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कब देखने को मिलता है? 6 to 8 वीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 to 8 वीक, 6 to 8 वीक में आपको ट्रांसफर ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा कॉर्पस लूटियम टू प्लेसेंटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इन मैच्योर प्लेसेंटा। मैच्योर प्लेसेंटा में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? मैच्योर प्लेसेंटा में, मैच्योर प्लेसेंटा में बताइए कितना एमएल ऑफ ब्लड होता है? थर्ड वन बिल्कुल सही है, ठीक है। मैच्योर प्लेसेंटा में बताइए, मैच्योर प्लेसेंटा 500 ml, बिल्कुल सही है बेटा, ये याद रखना गाइस, प्लीज ये याद रखना। कॉर्पस लूटियम से प्लेसेंटा में ट्रांसफर ऑफ फंक्शन कब होता है? 6 to 8 वीक। ये 110% पूछा जाएगा। 6 to 8 वीक में ट्रांसफर ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। मैच्योर प्लेसेंटा में कितना होता है? 500 ml ब्लड होता है। क्विकनिंग कब देखने को मिलती है? क्विकनिंग कब देखने को मिलती है? कोर्डोसेंटेसिस, कोर्डोसेंटेसिस कब किया जाता है? क्विकनिंग कब देखने को मिलती है? क्विकनिंग बताइए, क्विकनिंग कब देखने को मिलती है? क्विकनिंग कब देखने को मिलती है? कितने वीक्स में देखने को मिलेगी क्विकनिंग? 18 to 20 वीक्स, ठीक है। तमराज बिल्कुल सही, 18 to 20 वीक्स, 18 to 20 वीक्स में आपको क्विकनिंग देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया, 18 to 20 वीक्स में आपको क्विकनिंग देखने को मिलेगी। कोर्डोसेंटेसिस कब किया जाता है? कोर्डोसेंटेसिस कब किया जाता है? कोर्डोसेंटेसिस कब किया जाता है? कोर्डोसेंटेसिस 18 to 20 वीक, इसलिए मैंने ये साथ साथ लिखा हुआ है, क्विकनिंग और कोर्डोसेंटेसिस। क्विकनिंग 18 to 20 वीक, कोर्डोसेंटेसिस 18 to 20 वीक कोर्डोसेंटेसिस भी किया जाता है। 10 to 12 कौन बता रहा है? ये मैं जरा नाम पढ़ू, अशोक दुबे। 10 to 12 में क्रोनिक विलस सैंपलिंग, कोरियोनिक विलस, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करी जाती है 10 to 12 वीक में। 10 to 12 वीक में कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग करी जाती है, ठीक है, वो है 10 to 12 वीक। कोर्डोसेंटेसिस अलग है, कोर्डोसेंटेसिस 18 to 20 वीक में होता है। कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग कब होती है? 10 to 12 वीक में, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस पूछेगा यहां से, एमनियोसेंटेसिस पूछेगा। एमनियोसेंटेसिस कब की जाती है? एमनियोसेंटेसिस पूछेगा कब की जाती है, बताओ कब की जाती है एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस 14 to 16 वीक, 14 to 16 वीक एमनियोसेंटेसिस करी जाती है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस 14 to 16। अगर वो पूछे अर्ली एमनियोसेंटेसिस, एक क्वेश्चन यहां पर से बनता है, वो पूछता है अर्ली एमनियोसेंटेसिस करना है। अर्ली एमनियोसेंटेसिस कब की जाती है, ठीक है। अर्ली एमनियोसेंटेसिस अगर वो पूछे, अर्ली एमनियोसेंटेसिस पूछे, तब आपको जवाब क्या देना है? 12 से 14 हफ्ते, 12 to 14 वीक। अगर अर्ली एमनियोसेंटेसिस पूछा हुआ है तो 12 to 14 वीक। अगर एमनियोसेंटेसिस पूछेगा तो 14 to 16 वीक, ठीक है। बहुत बढ़िया, चले आगे बढ़े। उसके बाद बताओ, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग मैंने आपको बता दिया। कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग,
कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग कब करी जाती है? कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग कब करी जाती है? 10 to 12 वीक्स। कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग कब करी जाती है? 10 to 12 वीक। ठीक है, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग 10 to 12 वीक। लाइटनिंग कब देखने को मिलता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइटनिंग, लाइटनिंग कब देखने को मिलता है? लाइटनिंग कब देखने को मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइटनिंग कब देखने को मिलता है? जब तक आप बता रहे हो तब तक मैं कलर से इसे डिनोट कर देता हूं। लाइटनिंग कब देखने को मिलता है? कब देखने को मिलता है लाइटनिंग? 36, बिल्कुल। ब्राह्मण देसी डैशिंग आर के, वाओ, सही है। ठीक है, लाइटनिंग कब देखने को मिलेगा? 36 वीक्स में। 36 वीक्स में देखने को मिलेगा लाइटनिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइटनिंग का क्वेश्चन भूलना मत, पूछा जाएगा। लाइटनिंग कब देखने को मिलती है, पूछा जाएगा। ठीक है, आगे और डिस्कस करना है क्या? ट्रिपल टेस्ट बताओ। मैंने आपको बोला था ट्रिपल टेस्ट पूछूंगा बाद में, मैंने बोला था बहुत बार पूछा जाएगा, और इस बार जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो मुझे 10 बार याद करोगे। ठीक है, 10 बार याद आऊंगा एग्जाम में मैं तुमको। अब बताओ ट्रिपल टेस्ट बताओ। ट्रिपल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट कब करते हैं, किसके लिए करते हैं? ट्रिपल टेस्ट किसके लिए करते हैं? डाउन सिंड्रोम के लिए। बहुत बढ़िया, ट्रिपल टेस्ट किसके लिए करते हैं? डाउन सिंड्रोम के लिए। ट्रिपल टेस्ट डाउन सिंड्रोम के लिए कब करते हैं? 15 to 18 वीक्स में करते हैं। 15 to 18 वीक्स में करते हैं। ठीक है, ट्रिपल टेस्ट कब करते हैं? 15 to 18 वीक्स में करते हैं। आ रहे हैं? अभी तक एक इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, पीछे स्लाइड्स इतने सारे हो चुके हैं, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी को एक कॉन्सेप्ट पता है? अगर मैं पूछूं, कोई बता सकता है? अगर हम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल देख रहे हैं, तो अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है तब क्या होता है, और जब कम हो जाता है तब क्या होता है? बता सकता है कोई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तुम्हारा होमवर्क है, लेके आना। ठीक है, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ढूंढ के लेके आना। जब अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? अगर अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल कम है तो क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, बहुत बढ़िया अंजू, बिल्कुल सही जा रहे हो। और अंजू का सिलेक्शन इस बार 110% है। अब ये मत बोला कि मेरा पेपर 2 साल बाद है। ठीक है सो अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, बच्चों याद रखो, अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल कम है तो देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम। अगर देखने को मिलेगा तो क्या मिलेगा? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन वो पूछता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा? अल्फा फिटोप्रोटीन बढ़ा हुआ रहेगा। अल्फा फिटोप्रोटीन बढ़ा हुआ रहेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में। जबकि डाउन सिंड्रोम में क्या रहेगा? अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल, अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल डाउन सिंड्रोम में डाउन होता है। डाउन सिंड्रोम में डाउन होता है अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल, जबकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तमराज बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। देखो ओबीजी में आपको करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास और पॉइंट्स पड़े हुए हैं। ये तो जस्ट सिंपली मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं आगे भी बहुत सारी क्लासेस लूंगा, उस समय मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस जो है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया था मैं। ड्रॉपलर से फिटल हार्ट साउंड बताइए तो कब सुनते हैं? ड्रॉपलर से, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपलर। डॉपलर से बताइए फिटल हार्ट साउंड कब सुनाई देते हैं? डॉपलर से फिटल हार्ट साउंड। क्लास की टाइमिंग क्या होती है सर? और यूजुअली मेरी टाइमिंग मॉर्निंग में 6:30 बजे होती है, बट शायद कल से चेंज हो जाएगी मेरी टाइमिंग। तो जब भी होती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको। अब बताइए डॉपलर से फिटल हार्ट साउंड, डॉपलर से फिटल हार्ट साउंड 8 to 10 वीक्स, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिनार्ड फिटोस्कोप से, पिनार्ड फिटोस्कोप दोनों पूछा जाता है। चलिए छोड़िए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, मैं हूं, और जब तक मैं हूं तब तक टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं करवाऊंगा आपको पूरी ओबीजी भी, पूरी गायनी भी,
ठीक है, पूरी पीडीएफ भी मैं करूंगा और एक एक पॉइंट मिस नहीं करूंगा, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन क्लासेस से। सबसे पहले आज जब हमने शुरू सुबह स्टार्ट किया, आज हमने जब सुबह स्टार्ट किया तो हमने बोला कि अगर किसी लेडी में प्रोलैप्स कॉर्ड दिख रही है तो उसको नी चेस्ट पोजीशन दो, अगर बच्चे में क्लेफ्ट लिप है तो उसको सुपाइन पोजीशन दो, अगर क्लेफ्ट पैलेट है अंदर तो उसको प्रोन पोजीशन दो, ठीक है, अगर पैलेट है तो प्रोन पोजीशन दो। हमने एनीमा में पढ़ा कि एनीमा में कौन सी पोजीशन देते हैं, सिम्स पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट, अगर पेशेंट में लिवर बायोप्सी हो रही है तो राइट साइड लाइट पोजीशन देते हैं विद पिलो अंडर पंचर साइड। अगर पेशेंट में एयर इम्बोलिज्म देखने को मिलता है तो लेफ्ट साइड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं ताकि एयर को क्या किया जा सके, ट्रैप किया जा सके। अगर किसी पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है, अगर किसी पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे, ठीक है, हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे। और इंक्रीज आईसीपी की ड्रग ऑफ चॉइस मैंने आपको क्या बताई थी, मैनिटोन, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियक कैथेटराइजेशन। अगर किसी पेशेंट का कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है तो जो फीमोरल, जिस लेग से फीमोरल आर्टिको क्या है, इंट्रोड्यूस किया है कैथेटर को, वो इस लेग को स्ट्रेट रखना है 4 to 6 आवर्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सुपाइन कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या रखते हैं, सुपाइन रखते हैं, और जो अफेक्टेड लेग है उसको 4 से 6 घंटे तक स्ट्रेट रखते हैं क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कार्डियक कैथेटराइजेशन हो रहा है तो हम क्या एडवाइस करेंगे कि उस लेग को स्ट्रेट रखना है क्योंकि ब्लीडिंग के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये आगे मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगा तब पढ़वाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अगर किसी पेशेंट का एम्पुटेशन हो चुका है, किसी भी पार्ट का एम्पुटेशन हो चुका है तो उस पार्ट को पहले 24 घंटे तक एलिवेट करके रखेंगे और 24 घंटे के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन दे देंगे, प्रोन पोजीशन दे देंगे ताकि प्रोटेक्चर से बचा जा सके, ठीक है। उसके बाद अगला है एक दिन सर मैराथन क्लास 6 आवर्स की एक ही सब्जेक्ट की। अरे मारोगे क्या, देखो उतना ही करना है जितने पैसे मिल रहे हैं सर आप पैसे के पीछे पड़ जाते हो बोलोगे फिर। चलिए, अरे बात करो, मैं करवा दूंगा मैराथन क्लास के 8-8 घंटा पढ़वा दूंगा, पढ़ो तो सही। नॉर्मल वैल्यू देखो, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कितना बताया था, 8 to 12 mm ऑफ Hg। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कितना बताया था, 8 to 12 mm ऑफ Hg। उसके बाद मैंने बताया था सीवीपी 5 to 10 सेंटीमीटर H2 या फिर 3 to 8 mm ऑफ Hg, या फिर 3 to 8 mm ऑफ Hg, 3 to 8 mm ऑफ Hg। उसके बाद है पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल वैल्यू 12 to 15 सेकंड, प्रोथ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल वैल्यू 12 to 15 सेकंड, और एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू 16 to 25 सेकंड। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, चलिए रिवाइज करते हैं। आईसीपी की नॉर्मल वैल्यू कितनी बताई थी, 5 to 15 mm ऑफ Hg। आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना बताया था, 10 to 21 mm ऑफ Hg। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी, वो बात थी हॉट एयर ओवन पूछा जाएगा। हॉट एयर ओवन का जो टेम्परेचर था वो कितना था, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। और ऑटोक्लेव का क्या है, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर। प्रेशर कितना है, 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर। टाइम कितना है, 15 मिनट। टेम्परेचर कितना है, 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा थेरेपेटिक लेवल, डिजॉक्सिन का थेरेपेटिक लेवल कितना होता है, 0.5 to 2.0। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजॉक्सिन का पूछेगा 0.5 to 2.0। उसके बाद पूछेगा लिथियम का पूछेगा तो 0.6 to 1.2, 0.6 to 1.2। यही लेवल किसका भी होता था, ये क्रेट की वैल्यू भी होती थी, याद रखना। क्रेटिनिन का भी क्या होता था, 0.6 to 1.2। लिथियम का क्या होगा, 0.6 to 1.2। थेरेपेटिक ड्रग लेवल है डिजॉक्सिन का 0.5 to 2.0। कार्बामेजेपाइन का कितना है, 4 to 10 mcg per ml, 4 to 10 mcg per ml, ठीक है। कार्बामेजेपाइन, फेनिटोइन का 10 to 20 mcg per ml, और थियोफाइलिन 10 to 20। सो फेनिटोइन और थियोफाइलिन का सेम है, याद रखिएगा, 10 to 20 mcg per ml, ठीक है। ऑटोक्लेव का याद रखिएगा। और इन थेरेपेटिक ड्रग लेवल्स में डिजॉक्सिन, लिथियम, कार्बामेजेपाइन, फेनिटोन और थियोफाइलिन का एटलीस्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़े कैंसर मार्कर में ब्रेस्ट कैंसर का क्या मार्कर मैंने आपको बताया, ये तो मिट गया। ब्रेस्ट कैंसर का मार्कर मैंने क्या बताया, CA15-3 ब्रेस्ट कैंसर का मार्कर है, याद रखना। उसके बाद मैंने आपको बताया था ओवेरियन कैंसर का क्या मार्कर है, ओवेरियन कैंसर का मार्कर क्या है, CA125 ओवेरियन कैंसर का मार्कर।
फिर मैंने बताया लीवर कैंसर का मार्कर क्या है, अल्फा फीटोप्रोटीन, और फिर मैंने बताया प्रोस्टेट कैंसर का क्या लीवर मार्कर है, कैंसर मार्कर है, पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेनक्रिएटिक कैंसर का कैंसर मार्कर क्या है, CA19-9। कंफ्यूज मत होना, वहां जाके वो ब्रेस्ट कैंसर का और ओवेरियन कैंसर का दोनों ऑप्शन देगा। अगर वो ब्रेस्ट पूछेगा तो CA15-3, ठीक है, वहां पर जाके कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद फ्लूइड रिक्वायरमेंट, न्यूबॉर्न की फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी होती है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूबॉर्न की फ्लूइड रिक्वायरमेंट होती है 80 to 100 ml पर केजी, और अडल्ट की फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 40 ml पर केजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि अडल्ट का फ्लूइड रिक्वायरमेंट बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कितना बताएंगे, 40 ml पर केजी। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा, न्यू स्टमक कैपेसिटी, न्यूबॉर्न की स्टमक कैपेसिटी कितनी होती है, न्यूबॉर्न की स्टमक कैपेसिटी कितनी होती है, 30 to 50 ml। न्यूनेट की कितनी होती है, 90 ml, और अडल्ट की कितनी होती है, 1500 ml। याद रखिएगा, ठीक है, अडल्ट की कितनी होती है, 1500 ml। जल्दी से रिवाइज करें। उसके बाद वेट क्या होता है, बच्चे का वेट 2.5 to 3.5 kg होता है। 5 महीने में वेट क्या करता है, डबल करता है। 1 साल में ट्रिपल होता है, और 7 साल में 7 टाइम्स हो जाता है। 7 साल में 7 बार, 1 साल में 3 बार, और 5 महीने में या 6 महीने में क्या करता है, डबल करता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है न्यूमोकोनियोसिस हमने पढ़ा। न्यूमोकोनियोसिस में हम क्या पढ़ रहे हैं, एंथ्राकोसिस किसकी वजह से होता है, एंथ्राकोसिस कोल्ड डस्ट, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक लंग डिजीज। उसके बाद बिस्नोसिस में बाई कॉटन, किससे होता है, कॉटन से हो रहा है। और बैगोसिस में, बैग में क्या लेके जा रहे हैं, शुगर केन। याद करने के ट्रिक बता रहा हूं मैं, बैगोसिस में शुगर केन। ओके, उसके बाद सिड्रोसिस में क्या हो जाता है, आयरन डिपोजिशन इन लंग्स, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद है बर्थ रजिस्ट्रेशन कब कराते हैं, 21 दिनों में। बर्थ रजिस्ट्रेशन कब कराते हैं, 21 दिनों में। डेथ रजिस्ट्रेशन कब कराते हैं, 21 दिनों में। डेथ रजिस्ट्रेशन कब कराएंगे, 21 दिनों में। और मैरिज रजिस्ट्रेशन अगर वो पूछेगा तो कब कराएंगे, 30 डेज में। मैरिज रजिस्ट्रेशन कब कराएंगे, 30 डेज में। उसके बाद ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं, वो आईडी पूछ सकते हैं, पंकज जोशी 5947, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीसीजी का डायल्यूएंट क्या है, नॉर्मल सलाइन। बीसीजी का डायल्यूएंट क्या है, नॉर्मल सलाइन। मीजल्स का अगर डायल्यूएंट पूछेगा तो डिस्टिल्ड वाटर, मीजल्स का पूछेगा तो डिस्टिल्ड वाटर, बीसीजी का नॉर्मल सलाइन। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटी मलेरियल ड्रग का जो डायल्यूएंट होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। एंटी मलेरियल ड्रग का डायल्यूएंट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पहुंचे, वहां पर हमने फीटल किडनी कब यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। फीटल किडनी यूरिन प्रोडक्शन कब स्टार्ट करती है, 12 वीक्स में। स्वेलिंग कब स्टार्ट होती है, 10 to 12 वीक में। स्वेलिंग कब देखने को मिलेगी, कब स्वेलिंग होने लग जाएगा, 10 to 12 वीक्स में। उसके बाद प्लेसेंटा फुली स्टेब्लिश्ड, प्लेसेंटा फुली कब स्टेब्लिश्ड होती है, 21 दिनों में। कब होती है, 21st डे को क्या होती है, प्लेसेंटा फुली स्टेब्लिश्ड होती है। ओके, प्लेसेंटा फुली स्टेब्लिश्ड होगी 21st डे में। नेक्स्ट है मोरूला कब एंटर करता है, यूट्राइन कैविटी में मोरूला कब एंटर करता है, 4th डे में करता है। याद रखिए होगा, ठीक है बच्चों, याद रखना, 4th डे में करता है, 4th डे में करता है मोरूला एंटर, ठीक है। और टर्म में अमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू क्या होती है, 600 to 800 ml। टर्म में अमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू क्या होती है, 600 to 800 ml। उसके बाद पूछेगा फीटल सर्कुलेशन कब स्टेब्लिश होता है, फीटल सर्कुलेशन फुली स्टेब्लिश्ड। फीटल सर्कुलेशन स्टेब्लिश कब होता है, 12 हफ्तों में, 12 वीक्स में फीटल सर्कुलेशन स्टेब्लिश्ड होता है। उसके बाद पूछेगा फीटल किस रेट से ऑक्सीजन सप्लाई करता है, फीटल किस रेट से ऑक्सीजन सप्लाई करता है। आंसर क्या है, 8 ml पर केजी पर मिनट। 8 ml पर केजी पर मिनट क्या है, फीटल क्या करता है, इस रेट से ऑक्सीजन सप्लाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट था कॉर्पस लूटियम से प्लेसेंटा में ट्रांसफर ऑफ फंक्शन कब होता है, 6 to 8 वीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 to 8 वीक ट्रांसफर ऑफ फंक्शन फ्रॉम कॉर्पस लूटियम टू प्लेसेंटा। उसके बाद में मैच्योर प्लेसेंटा में कितना होता है, 500 ब्लड होता है। मैच्योर प्लेसेंटा में कितना ml ब्लड होता है, 500 होता है। क्विकनिंग कब देखने को मिलेगी, 80 to 20 वीक। क्विकनिंग कब देखने को मिलेगी, 80 to 20 वीक। कोर्डोसेंटिसिस कब देखने को मिलेगा, 80 to 20 वीक। कोर्डोसेंटिसिस कब देख सकते हैं, 80 to 20 वीक। और सीवीएस कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग कब देखने को मिलता है, 10 to 12 वीक। याद रखना, फोटोसिंथेसिस 18 से 20 हफ्ते। उसके बाद एमनियोसेंटेसिस कब करते हैं, मैंने बताया 14 से 16 वीक में। एमनियोसेंटेसिस कब करते हैं, 14 to 16 वीक। अर्ली एमनियोसेंटेसिस अगर वो पूछेगा तो 12 to 14 वीक। अर्ली एमनियोसेंटेसिस अगर वो पूछेगा तो 12 to 14 वीक। कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग कब करते हैं,
10 to 12 वीक में कोरोनिकुलाई सप्लिंग करते हैं। अगर वो पूछेगा लाइटनिंग कब देखी जाती है, तो कब देखी जाती है लाइटनिंग? 36 वीक्स में। कब देखी जाती है? 36 वीक्स में। 36 वीक्स में आपको लाइटनिंग देखने को मिलेगी। ओके, चलिए फिर मैंने बताया अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल अगर बढ़ता है तो वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को दर्शाता है, और अगर कम होता है तो वो किस चीज को दर्शाता है? डाउन सिंड्रोम को दिखाता है। ठीक है, ट्रिपल टेस्ट मैंने आपको बताया। ट्रिपल टेस्ट कब देखने को मिलता है? कब करते हैं ट्रिपल टेस्ट? किसके लिए करते हैं? डाउन सिंड्रोम के लिए करते हैं। और कब करते हैं? 15 to 18 वीक्स। ठीक है, 15 to 18 वीक्स। तो ये थी आज की क्लास। ठीक है, टाइम कम होने की वजह से हम क्लास को यहाँ पर एंड करें। उसके बाद जब भी हम सक्सेसफुल लेक्चर्स लूंगा मैं आगे, तो मैं ऐसे ही आपको क्या करवाऊंगा? पॉइंट्स करवाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट्स करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाऊंगा। ठीक है, फीडबैक दे दीजिए कैसी लगी आपको क्लास। आज की क्लास कैसी लगी? पिछली क्लास जिसने देखी उसे कैसी लगी? ठीक है, ये जो सारी चीजें ना, सारी गाइडलाइंस एक तरफ लिखना, थेरेप्यूटिक ड्रग्स एक तरफ लिखना, सारे इंपॉर्टेंट एक तरफ लिखना, मैं बता रहा हूँ इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर इतना इजी होता तो तुम लोग ही कॉपी में खुद से लिख लेते। ठीक है, इतना इजी नहीं होता, ढूंढ के एक एक पॉइंट लेके आना पड़ता है अलग अलग सब्जेक्ट से। मान लो एनालिसिस है तो वो पीडीएफ की बुक खोलनी पड़ती है। ठीक है, सो टाइम लगता है काफी। ठीक है, तो मोटिवेशनल कोर्स देखते जाइए आप लोग। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन लेना जरूरी है, थोड़ा एनर्जी होनी चाहिए, थोड़ा कंपटीशन की फीलिंग होनी चाहिए, तभी मजा आता है। ठीक है, क्या मरे की तरह रहते हो। ठीक है, सो एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल। मोटिवेशन है, एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। क्या बात कही है, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। दूसरा मुझे याद आ रहा है, मैं अपने टाइम पे देखा करता था, ये वाला मैंने बहुत देखा था, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। ठीक है, सो फेल होना एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ट्राई ना करना प्रॉब्लम है। फेल अगर आप हो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप खुदा ना ऐसा भगवान ना करे इस बार हो, बट कोई भी अगर फेल होता है लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि वो कोई सही सा, मैं बता रहा हूँ, एक गुरु ढूंढ लो और उसका चरण ढूंढ लो, और जो रास्ता बताता है उस पर चलते रहो, पहुंच जाओगे। ठीक है, और एक और मुझे याद आ रहा है, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते हुए ही सही। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते हुए ही सही। ये पुराने चावलों के लिए, हमारे जो पुराने चावल है जिनको काफी टाइम हो चुका है, एग्जाम देते देते किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। वाह, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर आप ट्राई कर रहे हो, फेल हो रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, तो एक ना एक बार सिलेक्शन जरूर होगा। एक ना एक बार ऐसा जरूर आएगा जब आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का आईडी कार्ड होगा। ठीक है, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का आईडी कार्ड होगा। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप अपने पेरेंट्स के साथ एम्स के गेट के बाहर पे, एम्स की बिल्डिंग के बाहर पे, एम्स दिल्ली में खड़े रहेंगे। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप पीडीएफ में अपना नाम सर्च करेंगे तो वहां पर आपका नाम आएगा। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपका नाम 5-6 एग्जाम्स में टॉपर्स में लिया जाएगा। और एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप अपने ड्यूटी के लिए अपनी कार ट्रेवल करके लेके जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो सारे हम में से मोस्टली जो फैमिलीज है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, तो जो भी छोटे छोटे सपने आप सब लोगों के हैं वो सारे पूरे होंगे। बकायदा एक ही चीज है, आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। हम अपने टीचर्स को बोला करते थे, आप बताओ कब से कब तक बैठना है। पूरे दिन बोलोगे, पूरा दिन बैठेंगे, आप बताओ कौन सी बुक पढ़नी है, जो बोलोगे पूरा पढ़ेंगे, आप बताओ तो सही। ठीक है, जिसको 80,000 चाहिए, ये एक अलग ही मोटिवेशन है। 80,000 सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का आईडी कार्ड। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा तब मिलती है जब आप इस स्ट्रगलिंग फेज को क्या करते हो, पार कर जाते हो। और ये जो स्ट्रगलिंग फेज है वो ज्यादा दिनों का नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल, कब तक ये आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा, कब तक एग्जामिनर आपको बाहर करते रहेगा। जब मैं भी पहले एग्जामिनेशन में, मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहले अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया हो, पर जब भी मैं एग्जाम देने के लिए जाता था और मैं बाहर हो जाता था तो मैं सोचता था कि बेटा ठीक है अभी लात मार ले, क्योंकि जिस दिन मैं लौट के आया, जिस दिन मैं बाय हार्ट सारी चीजें पढ़ के आया, उस दिन मैं देखता हूँ कौन बाहर निकालता है।
ठीक है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, आपको किसी भी रीजन से बाहर निकालो, आपकी रैंक अच्छी हो फिर भी मान लो आपको नहीं मिला है, तो क्या बोला एग्जामिनर को, बेटा ठीक है अभी बाहर निकाल ले, क्योंकि जब मैं लौट के आया तो तेरी औकात नहीं रहेगी बाहर निकालने की, ठीक है। मोटिवेशन से पढ़ना है, और ये सारी चीजें जो मैं आपको करवा रहा हूं ये करते हैं, ये मेरे साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाइए। नर्सिंग बहुत 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 इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, और पोस्टें इतनी सारी हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक अच्छे लेक्चर के साथ, एक जोरदार लेक्चर के साथ। उसमें से भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और मुझे प्लीज एक बार कमेंट में बता दीजिएगा क्लास कैसी है, क्योंकि सी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, और कमेंट्स पढ़ने के बाद जो एनकरेजमेंट मिलता है उससे मन करता है कि मैं अगर 2 घंटे बैठा हूँ ना किसी लेक्चर को प्रिपेयर करने में, अगर मैं आपको अभी मैंने 1 घंटे का लेक्चर आपको मैंने दिया है तो उसके लिए मैं 4 घंटे बैठाऊंगा, ये आपको मानना पड़ेगा। पहले मैं 4 घंटे खुद बैठाऊंगा, खुद मैंने नोट्स ढूंढे होंगे, खुद मैंने पॉइंट्स ढूंढे होंगे, उनको एक जगह लिखा होगा, देन आपके लिए लेके आऊंगा। तो अगर तो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो ऑटोमेटिकली मैं क्या सोचता हूँ कि चलिए आज 2 घंटे बैठा हूँ और बैठता हूँ, तो एनकरेजमेंट तो देखिए मिलता ही मिलता है। तो इसके बाद भी जो क्लास होती है उसमें प्लीज अपने रिव्यूज मुझे पक्का दीजिए, और हमेशा नेगेटिव रिव्यूज भी अगर आप देते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप मुझे बता दीजिए करिए कि सर क्या गलत है, आप ये करते हो, आप वो करते हो, सर आप बाल ज्यादा बनाते हो अपने, ऐसे मत बनाया करो, ये वो मुझे बच्चे बोल रहे थे, है ना। तो जो भी रिव्यूज है ना वो मुझे दे दिया करो, और आगे वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। शानदार क्लासेस हम पढ़ने वाले हैं, चाहे ये नोट सेट चले भी क्यों ना जाए, 30 डेज के बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत तगड़ा पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सर सर मुझे अपना चेला बना लो है, मुन्ना भाई हूँ क्या मैं। सो अपने क्लासेस आगे कंटिन्यू रखिए, और अभी यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है वहां पर कर लीजिए, ठीक है।